हेलो एवरीवन, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दिस इज कुणाल मंधानिया और हम अपने प्रतिज्ञा बैच का लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर डील कर रहे थे, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जैसा हर बार की तरह हर क्लास में होता है, सबसे पहले अभी तक जो हो चुका है, ठीक है, वो हम लोग पहले रिवाइज करते हैं गाइस, और फिर आगे बढ़ते हैं। डन एवरीवन? मैं रिवीजन के तरीके चेंज करते जाऊंगा। सर, ऑडिट आया फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर मीन्स टू हियर। ओके एवरीवन। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। डन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस पे ओपिनियन देने की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन जनरल? उस पे ओपिनियन देने की। हमारा ओपिनियन क्या क्रिएट करता है यूजर्स के लिए? जब बात, ठीक है, क्या क्रिएट करता है यूजर्स के लिए? कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम रिलाय कर सकते हैं। इससे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कौन से ऐसे में लिखा है गाइस? ठीक है, 200, जिसमें दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सर, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हमें कौन सा एश्योरेंस लेना है? रीजनेबल का मतलब क्या होता है? हाई बट नॉट 100% एश्योरेंस। क्यों सर, ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता। जब बात बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, ठीक है, हम भी देखेंगे ना भाई ऐसा क्या है। हमने अपने 5-5.5 साल जिंदगी के डाल दिए, कुछ लोगों के 6, 7, 8, 9, 10 साल, ठीक है, और ऑडिटर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, उसके बाद भी हमारे ऑडिट में क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन, कि हमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता। क्या है देखेंगे गाइस। ओके एवरीवन, आगे बढ़े। तो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, ठीक है गाइस। थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूं आपको। रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलेगा? जब हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। हेलो, सफिशिएंट मींस क्वांटिटी वाइज, वेरी गुड, एंड अप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी वाइज। और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम तभी इकट्ठा कर पाएंगे जब हम क्या परफॉर्म करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बात है बच्चों। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे, उसके बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ओके एवरीवन, ठीक है। तो अब हमें ओपिनियन 3 चीजों को लेके एक्सप्रेस करना है। कुछ याद है क्या नालायको? Whether financial statement is free from material misstatement, whether it is made as per AFRF, आप जो भी applicable financial reporting framework है उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना है, whether it shows true and fair view or not, perfectos, ठीक है। सेकंड था to communicate as per SA, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सर, वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका है? मैनेजमेंट का है। सही बोल रहे हो क्या? ओके, अब आते हैं फटाफट रिवाइज करते हुए 3 क्वेश्चन जो हमने देखे थे। पहले थोड़ा फास्ट करेंगे इसका रिवीजन। पहला देखा था एज अ ऑडिटर हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलेड ना करे, इसलिए निमोनिक था AEIO। ओके, AEIO डन, ठीक है, AEIO। सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था एडवांटेज ऑफ ऑडिट, और थर्ड क्वेश्चन अपन ने देखा था स्कोप ऑफ ऑडिट। यस, हमारे में स्कोप में क्या है, स्कोप में क्या नहीं है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं बिकॉज ये सब फिर से रिपीट करने का तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो AEIOU, आप तो तैयार हो जाए, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं उसको। रेडी? तो पहले ए से जो भी अकाउंट्स ड्रॉ हुए, क्या वो ड्रॉ हुए एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? रेडी? क्या हम लोगों ने AS कंप्लाई किया है? जो भी सब ध्यान रखते हो, रेडी रखते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ सही कि नहीं, मुझे चेक करो, राइट? मैं गलत हो सकता हूँ। जो भी एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या वो सपोर्टेड है विथ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? जो भी इंफॉर्मेशन दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो ट्रू एंड वेरी शो करते हैं? ओ से क्या है? कोई ओमिशन तो नहीं है, और यू से सारी इंफॉर्मेशन जो दी है इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी अनएम्बिगुअस।
ये सारी चीजें हमको इंश्योर करनी है ताकि हम इंश्योर कर सके कि भाई वो किसी को मिसलेड ना करे। बाकी एडवांटेज की बात करें तो बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तो नहीं है, एच को हटाओ, एच नहीं है ना, ओके एवरीवन। तो ए से एडवांटेज बाय सेशन बाय ऑडिटर, बी से दो थे, एक तो बुक्स अप टू डेट रहती है और बैंक्स क्रेडिट वर्दीनेस या लोन देने के लिए हेल्प होता है। क्या बात है, ठीक है। सी दो थे, पहले सी से एम्प्लॉयज पे क्या रहता है, मॉरल चेक, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। दूसरे सी से कॉन्फिडेंस आता है, बहुत बढ़िया। डी भी दो थे, एक तो डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है और एक क्या सॉल्व करने में हेल्प करता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, बहुत बढ़िया। ई एफ से फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जी से गवर्नमेंट को क्या करने में हेल्प करता है, टैक्स कैलकुलेशन, कलेक्शन तो बात की बात है, कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। और आई से इंश्योरेंस क्लेम। भाई सीए का स्कोप मालूम करना है तो क्या कर दो, डीएम कर दो, क्या आइडिया ऑफ सीए। स्कोप मतलब भाई ऑडिट में क्या क्या चीजें करते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिपोर्ट नहीं करते, डिस्क्लोजर्स भी चेक करते हैं सर। हेलो सर, मैनेजमेंट के एस्टिमेशन से जजमेंट्स भी चेक करते हैं सर, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या है, और एक क्या वर्ड था, सफिशिएंट है कि नहीं, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा भूलने वाला बात है, ओके ठीक है। डी से, एक डी से डिस्क्लोजर था, दूसरी डी से क्या है, हाँ बोला था ना, ये भूलोगे, कल मैं इसको स्टार मार्क कराया था, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, भूलोगे, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, ओके ठीक है। सी से है कवर ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, एक नंबर। और लास्ट पॉइंट ए से क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चेक करना पड़ेगा। गाइस ऑडिटर प्लानिंग करने के पहले, प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है, उस पर रिलाय करता है, उसके हिसाब से अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर डिसाइड करता है। हेलो, अगर अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, मतलब गलती होने के चांसेस, तो हमको ऑडिट प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करना पड़ेगा, ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वाइस वर्षा अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम बुरा है, मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा है, सॉरी तो हमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, ओके। सर हम क्या नहीं करते, हम सीआईडी वाले हमारी नहीं करते। हेलो, हम सीआईडी वाले हमारी नहीं करते। कम ऑन गाइस, सी से क्या था, एनीथिंग विच इज आउटसाइड आवर कंपिटेंस, जो भाई हमारे कंपिटेंस के बाहर का है, वो हमारे स्कोप में नहीं है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। कम ऑन जल्दी से शिवानी बताओ इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन। वाह वाह, फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ओके वेरी गुड शिवानी। डी से डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है, हम लोग कमेंट नहीं करते यार, हमारा काम नहीं उसको ऑथेंटिकेट करने का, ओके गाइस। यहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपना हो चुका था, और ये मैंने रिवाइज इसलिए भी किया बिकॉज क्वेश्चन भी सॉल्व करने ना अपने को इस पे। यस, सीधा आते हैं करेक्ट इनकरेक्ट पे गाइस, रेडी, ठीक है। चलो मेरे फ्लो पे आना था। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, मुझे पता है कि क्लास में 20% जनता ने भी नहीं किया होगा वो। ईमानदारी से जो झूठ बोलेगा वो ऑडिट में फेल हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों ने किया, अटेम्प्ट किया है, हैंड रेस करो कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हाथ रेस करो। कोशिश नहीं बना चलेगा, याद रखना मेरी नट लगती है, झूठ नहीं बोलना बस। नट नट मतलब इसे आई डोंट नो, नट इसे मारवाड़ी वर्ड और काले जबान है। चलो तो गाइस मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा। चलो ग्रेट ग्रेट, ओम, बंगेश, वैभव, अदिति, मुन्ना, क्या बात है, तनिष्का बहुत बढ़िया, साकेत, शिवानी, हरनीर, अच्छा कोई ना कोई ना,
कोई ना, चले आप इतने अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो गाइस देखो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि मार्क्स ना इजीली नहीं मिलते, इंटेंट होना चाहिए, राइट? ठीक है, डोंट टेक माय वर्ड्स से ज्ञान बात नहीं बांट रहा मैं आपको, मैं बहुत सिंपल सा बोल रहा हूँ कि इंटेंट होना चाहिए। देखो अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, पहला होमवर्क था, पहला होमवर्क अपन ने नहीं किया, राइट? कोशिश करो कि ये सब चीजें करो, है ना? और नेक्स्ट डे मत डालो। अभी क्लास अपनी 10 बजे खत्म हुई ना, खाना वाना जिसने खाना है नहीं खाया, रात को एक बार अटेंड कर लो, खत्म कर दो ना यार, कल तक लेके मत जाओ उसको। यार क्या बात है, कंटेंट से ज्यादा इंटेंट मैटर करता है, एकदम सही बात है, सही है गाइस? चलो बाकी जिन्होंने किया, शॉर्ट आउट टू यू ऑल, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड स्टार्ट, राइट? चलो, तो कल मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फंडा बताया था। हेलो, मैं 3 सेंटेंस बोलूंगा, याद रखना। अगर सही है तो सही क्यों है, इलैबोरेट करो, स्टैंडर्ड का सपोर्ट दो, सेक्शन का सपोर्ट दो, उसके बारे में और कुछ लिखो, उसे इलैबोरेट करो, राइट? तो सही है तो सही क्यों है, उसे इलैबोरेट करो, और गलत है तो सही क्या है उसे बताओ। दोनों भी केसेस में 2 या 3 सेंटेंस के ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, डन। अब मैं पहले आपसे डिस्कशन करते जाऊंगा, फिर आपको लिखाते जाऊंगा। आज वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, इवन इसके बाद के कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट? तो आज मोस्टली क्वेश्चन डे है अपना। डन एवरीवन? देखो, ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। क्या हम ऑडिट में मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को चेक करते हैं? अरे बाबा, क्या हम ऑडिट में मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को चेक करते हैं? अरे भाई, भले हम अकाउंट से चेक करते होंगे, बट क्या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इज इट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल? नहीं, हम इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन एवरीवन? तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। तो गलत है तो सही क्या है बताओ। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इसका नहीं है, वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हेलो गाइस, ठीक है, तो एक गलत है तो फिर सही क्या है वो मेंशन करेंगे। डन? ओके एवरीवन? ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा, ये बाकी लोग जो हाथ रेस कर रहे हैं वो आंसर देने के लिए हाथ रेस कर रहे हैं क्या? चलो अगले क्वेश्चन आपको भी लेके आऊंगा। डन? ठीक है, सब लोग एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करूं? हम जब भी आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैसे लिखेंगे द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट या अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा लिखेंगे। ओके, सो अभी यहां पे जगह नहीं है, बट फिर भी चलो एक तो आंसर लिख के नहीं बताया तुमको। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें अगर करेक्ट इनकरेक्ट लिखा तो देखो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, सी आई मतलब करेक्ट इनकरेक्ट है। ओके, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ट्रू और फॉल्स दिया हुआ तो ट्रू और फॉल्स लिख देना। ओके, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डन। अब गाइस, क्या डेफिनेशन के ऊपर, बेसिक के ऊपर है? बेसिक पे कोई स्टैंडर्ड या सेक्शन है क्या? ऐसे 200 है ना? जब भी बेसिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे 200 कोड के लिए करना। ओके गाइस, तो मैं हमेशा स्टार्ट कर रहा हूं, देखो एज पर ऐसे 200, इसको मैं अनलाइन करके बात कर रहा हूं, ठीक है? एज पर ऐसे 200 ऑडिट इज, देखो गलत है तो सही क्या लिख रहा हूं, राइट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, बोलते हो कमान आगे, फाइनेंशियल एंटिटी। बाकी पूरा डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे, आगे लिख के हिंट, राइट एंटायर डेफिनेशन। देखा जाए तो लॉजिकली ये अपना एक सेंटेंस हुआ। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसे तो ये भी तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ही है ना।
नहीं, इसलिए मैंने कल ही बोल दिया था कि जब भी बेसिक्स पे क्वेश्चन आएगा ऐसे 200 कोड करो। नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। डायरेक्टली क्यों लिखा देगा इनकरेक्ट है? अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि अगर हमने इनकरेक्ट लिखा और फिर ये सब बचपन में करते हैं, नहीं बनना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे जैसा रहेगा तो जो आधा मार्क दिया था वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चों वाली हरकतें हो गई ना। आप ग्रुप 2 में है ना, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप डायरेक्ट लिख दिए। बचपन में करते थे अपन, ये सब कुछ नहीं करना है। एक भी चलेगा, एक अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो तो एक पॉइंट भी चलेगा। जैसे ये देखो, पूरा डेफिनेशन लिख दिया आपने, राइट? वे नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ। वैसे तो ये सफिशिएंट है पूरा, क्योंकि आपने बता दिया ये इनकरेक्ट है और ऑडिट क्या है आपने वो भी मेंशन कर दिया। हेलो, बट मैं थोड़ा सा और क्रिटिकल जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम ऑपरेशंस चेक ही नहीं करते रहे गाइस, हम ऑपरेशन चेक करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ अवर ऑडिट प्रोसीजर में हम ऑपरेशंस चेक करते हैं, बट वो हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से पूछा है, दिख रहा है ना कि ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑपरेशन का। नहीं भाई, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करके ओपिनियन देने का, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं हमेशा ना एक कंसेप्ट पे बिलीव करता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया है एक्स इज इक्वल टू वाई के एंगल से, जैसे ये दिया हुआ है, ऑडिट क्या है, ये एक्स हो गया और किसको चेक करना है वो वाई हो गया। हेलो गाइस, जब एक्स इज इक्वल टू वाई के ऊपर क्वेश्चन होता है ना, आता है ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा एक्स क्या है वो तो मेंशन करता हूं, बट वाई का रेलेवेंस क्या है वो भी मेंशन करता हूं हमेशा। आगे आएंगे ये। हेलो, ठीक है। जैसे, ठीक है, योर ऑडिट टीचर इज चंगू, मिस्टर चंगू, ठीक है। तो ऑडिट टीचर एक्स हो गया, मिस्टर चंगू वाई हो गया। हेलो, ठीक है। तो मैं इसको इनकरेक्ट बोल के बताऊं कि नहीं, ऑडिट टीचर आपके कुणाल सर है, ठीक है। मिस्टर चंगू सपोज आपके मैथ्स के टीचर है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे में दोनों को जस्टिस देने की कोशिश करता हूं सेंटेंस में। ओके गाइस, और दूसरा ट्रू और फॉल्स में जगह तो एक बेसिक छोड़ी है, बट आप थोड़ा राइटिंग थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखिएगा, ओके, थोड़ा छोटी रखिएगा, बिकॉज उससे पॉइंट कवर हो जाना चाहिए। डन। मैं इसके अंदर लिखा रहा हूं, क्या सबने डेफिनेशन लिख ली? ओके, परफेक्ट। तो ये ऑपरेशन कंडक्टिव मैनेजमेंट, गाइस मुझे बताओ क्या हम ऑपरेशन चेक करते हैं मैनेजमेंट के? यस, क्योंकि हम अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं। हेलो, तो सेकंड सेंटेंस लिखा रहा हूं मैं, although during our audit procedure we check operations by management, but it is not our objective और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चेक कर सकते हैं भाई, लेकिन वो अपनी ऑब्जेक्टिव है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब हमारे ऑप्शन पे, स्कोप के अंदर वो कवर होता है, बट स्कोप के हर चीजें करना जरूरी नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा और सेकंड पॉइंट पे आप लोगों ने वो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ऑपरेशन हम कंडक्ट चेक करते नहीं, क्या चेक करते हैं, ठीक है, बट वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव के एंगल से दिया हुआ है। चलो भाई मूव करें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा है, मॉड्यूल में भी है, तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको एक छोटा सा स्टार मार्क भी कर देता हूं मैं। डन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एंटिटी। यानी भाई बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एंटिटी के नेचर, साइज या फॉर्म के हिसाब से चेंज नहीं होगा, राइट? ठीक है। सबसे पहले बंगेश मुझे बताओ कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है?
करेक्ट है। अब सही है तो सही क्यों है उसे इलैबोरेट करो। ठीक है, अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोग को पता है सभी को। ठीक है, वो अपना एक पॉइंट हो जाएगा। हेलो, अब इसी को देखो, नेचर साइज फॉर्म, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ना। ठीक है, तो देखो सही को इलैबोरेट कैसे करते हैं आप देखोगे तो ये पार्ट जो अपने डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इलैबोरेट करना बहुत आसान रहता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे कि क्या है और बोल देंगे, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर और फॉर्म ऑफ द एंटिटी, द ऑब्जेक्टिव रिमेन्स सेम। ठीक है, तो गाइस क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन है तो बेसिक ऑब्जेक्टिव लिखो। हेलो, तो पहले इतनी जगह तो नहीं है, तो पहले देखो अपन हिंट लिखते हैं। हिंट में करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखो राइट ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव बोला उससे कौन सा लिखेंगे, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। सेकेंडरी पूछा नहीं तो जबरदस्ती घुसा मत उसके अंदर, राइट। और ऑब्जेक्टिव वही है। अब इस पे मैं पूरा लिखा है क्या दूं? ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना हर जगह अपने, राइट। अब आता हूं सेकंड पॉइंट पे। यस, पूरा। उसको तो रिड्यूस भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसके ऊपर एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं था। बेसिक ऑब्जेक्टिव पूरा ना लिखते हो, लीव लिख सकते हो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, वेदर इट शोज ट्रू एंड फेयर लिख देना, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, वहां तक मिनिमम लिखा चलेगा। बाकी दो भी मैं बोल रहा लिख दो ना, प्रॉब्लम क्या है? 2 से 3 मार्क पॉइंट तो अलाउड ही है ना, लिखो ना, झलकाओ। नॉलेज है ना, झलकाओ, याद रखना ये बात हमेशा। 2 मार्क का होता है भाई, 2 मार्क का। और टाइम मैनेजमेंट क्या है? 44 मार्क का एमसीक्यू और करेक्टिंग करेंगे, टाइम ही टाइम है तेरे पास। नहीं, ज्यादा होने से इम्पैक्ट खराब होता है। क्यों? एज अ ऑडिटर आपको अगर चीजों को समराइज करना नहीं आता, ठीक है, इट डजंट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। अगेन, ज्यादा पॉइंट्स लिखने से भी इंप्रेशन खराब होता है, कम लिखने से भी इंप्रेशन खराब होता है। ठीक है, अब देखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर साइज। मैंने बेसिक ऑब्जेक्टिव लिख दिया। दिस ऑब्जेक्टिव remains same irrespective of, उसको भी इज्जत दे रहा हूं मैं, क्या? नेचर। अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें साइज पढ़ा था एंड लीगल फॉर्म पढ़ा था, राइट। बट उसको भी मैं इज्जत दे रहा हूं क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं। तो नेचर भी लिख दिया मैंने, साइज, फॉर्म। अपन ने क्या पढ़ा था? रिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। अच्छा, फॉर्म यानी लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म, this object remains same irrespective of nature, size and legal form of entity. और बाय द वे ऑब्जेक्टिव की बात किया है तो हाउ कैन आई मिस ऐसे 200? मेक दिस एज अ हैबिट गाइस। अभी 2 क्वेश्चन में 1000 प्लस करेंगे, आएगा धीरे धीरे सब आएगा। हाँ बोलो गाइस, बोलो बोलो। नहीं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कॉपी करने से फिर वो एकदम बच्चे वाला वो हो जाता है, मत कर। तू समझ सकते, बस तेरे को डेफिनेशन ऑलरेडी याद है। नेचर, साइज एंड लीगल फॉर्म तेरे को याद है ना। ये मैं जो बोलता हूँ इलेबरेट करना, जो मुझे क्वेश्चन पता है कि सही को कैसे इलेबरेट करेंगे, वही होता है कि अपने को जो पता है ना उसके हिसाब से ढाल देते हैं पॉइंट को। तो अपने को ये सेंटेंस पता था ना, अपने सेंटेंस को अपने हिसाब से ढाल दिया और उसके कंटेंट्स भी यूज कर लिया। अपने कंटेंट में ये नेचर था ही नहीं ना, बस अपने नेचर को उसमें ऐड कर दिया। इलेबरेट ऐसी होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, है ना। और वैसे वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्रॉपर वांटेड और नॉट। हाँ हो गया, लेकिन लिखा नहीं ना एग्जैक्टली सेंटेंस में। वैसे तो फॉर्म लीगल फॉर्म ही हो गया। बिल्कुल लिखो, लिखो ना, क्योंकि अपने को पता है ना, तो लिखो। क्योंकि देखो उससे अपन कोई बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अपन ट्रू एंड फेयर तक तो लिखने वाले, 2 पॉइंट अपने को और ऐड करना है।
बट उससे अपना अपन ने ऑब्जेक्टिव याद किया वो दिखता है। 100% सिक्योर हो जाएंगे दिमाग। जैसा मैंने बताया ऐसा लिख, देखो मैंने बेसिक ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया और ये पॉइंट को सपोर्ट भी कर दिया सेकंड पॉइंट से। ओके गाइस, ठीक है, ये तो आपके लिए गूगली गूगली क्वेश्चन था। Subjective examination connotes critical examination and scrutiny of accounting statement. इन शॉर्ट, जब हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं गाइस, क्रिटिकल एग्जामिनेशन कहां पे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। वेरी गुड। तो क्या क्रिटिक इन्वेस्टिगेशन करते समय हमको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना पड़ता है? ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है, यू कैन से कि जनरल, जैसे ऑडिट में करते हैं जनरल है, सब्जेक्टिव है, राइट? सब्जेक्टिव, ओके। याद रखना कि इन्वेस्टिगेशन में हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन में हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं, एक पर्पस, फॉर सम स्पेशल पर्पस, समझे? याद है? ठीक है, तो हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसके लिए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं करते, राइट? तो इसका आंसर इनकरेक्ट हो गया। तो मैं बोल दूंगा कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं, राइट? बट ये की पॉइंट हुआ क्या? हाँ, तो इसमें इसके लिए लिख दूंगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कनोट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन। कैनॉट नहीं हो, कनोट्स, कनोट्स, कनोट्स है। ओके, कनोट्स ने सही लिखा, कैनॉट नहीं है। ओके, सी एन नोट्स भी नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। डन एवरीवन? अब पॉइंट सुनो, ये तो एक ही सेंटेंस हो गया। हेलो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है ना? ये स्कोप से नहीं, एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन का सेंटेंस है ना? देखो आपने स्कोप, स्कोप तो पहले इन्वेस्टिगेशन का सेंटेंस है, फिर इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है, स्कोप वो तीसरा आ गया, थर्ड थर्ड लेवल पे आ गया हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन इज डन इन इन्वेस्टिगेशन, या फिर मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी करता हूँ। ओके एवरीवन, ठीक है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सिर्फ इनकरेक्ट लिख देंगे। अभी अभी शॉर्ट में ये जगह यूज करते हैं, आई लिख देते हैं। डन, आगे इस जगह को यूज कर लेते हैं आगे के लिए। डन, आगे बढ़ू। अब एक से मैं तो फ्रेम कर दो, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कनोट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन and scrutiny of accounting statement is done in investigation. Is done in investigation. Investigation requires objective examination. या मैं अनलाइन कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव को, ताकि मैं वैल्यू को दिखाऊं, देख बेटा सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। देखा, डेफिनेशन भी आ गया, इन्वेस्टिगेशन बीच में घुसा भी दिया मैंने। अगर आप इस एक्सपर्ट लेवल पर नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब्जेक्टिव की जगह क्या कर देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लिख के पूरा सेंटेंस लिख देना चाहिए और आगे मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है, कि दिस इज इन्वेस्टिगेशन। कम से कम मेजर पार्ट तो अपना कवर हो जाता है। ये क्वेश्चन आया है आरटीपी नवंबर 19 के अंदर, और एक दो जगह और देखा है मैंने, एमसीक्यूज वगैरह में भी आया हुआ है।
100% सही बोला उसने। उसी के लिए एक्सपीरियंस लगता है, जजमेंट लगता है, सही को सही बताना, एलाबरेट करने में हमेशा लगता है एक्सपीरियंस। नहीं, बिकॉज क्वेश्चन स्कोप पे नहीं है ना, आप समझो मेरा पॉइंट। ये, हाँ, ये क्वेश्चन स्कोप पे नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट, राइट। पर इन्वेस्टिगेशन में आगे अलग भी कुछ और पॉइंट्स है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ही स्कोप पे नहीं है, इसलिए मैं स्कोप पे उसको एलैबोरेट नहीं कर रहा। क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन पे, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन को एलैबोरेट किया। और 2 पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट नहीं बनते तो फिर डेफिनेटली अपन कुछ ना कुछ और आपके एंगल से बढ़ाते थे इस पॉइंट को। अकाउंटिंग में ऊपर से तो देख के लिखा है रे नालायक, मेरे साथ ही लिखो, मैं बोलते बोलते लिखता हूँ। जितना टाइम मुझे लिखने को लगा उतना तुमको लगना चाहिए ना, दोनों सेम ही तो लिख रहे हैं। मुझे कल किसी स्टूडेंट ने पूछा सर कि क्या 100 आवर्स में हो जाएगा, 120 आवर्स में हो जाएगा। मैंने तुमको एक ही बात बोला कि मैं 100 to 120 आवर्स बोलता हूँ, बट अभी लिखने वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम टेस्ट के डिस्कशंस कर रहे हैं, दिस माइट गो टू 130 140 आवर्स। ठीक है, ये कंफर्म है कि अपना एंड टाइम फिक्स रहेगा, हमको बढ़ाना है तो हमको बीच बीच के पार्ट टाइम को यूज करना पड़ेगा, बट घंटों में अपन वो नहीं कर सकते, बिकॉज हर क्लास का एक रिसेप्टिव क्वालिटी अलग होता है, राइट। हो गया क्या बाबा? बट मेरा मैक्सिमम टाइम क्रॉस हो चुका है। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ये फोरकास्ट है इसको हटा दो। ठीक है, और अब थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ, देखो सब लोग मेरे साथ में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट assurance and to report on financial statement। तो रिपोर्ट तो सही है बट ये तो इनकरेक्ट है ना। देखो, वो नहीं, वो मैंने ठीक है, वो ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना, सेंटेंस तो इनकरेक्ट है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या ऑडिट में हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेते हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन। अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, ये तो इनकरेक्ट है, और डेफिनेशन का मेजर पार्ट तो दिया हुआ है ना। डन। तो फर्स्ट पॉइंट पे हिंट पे आ जाएगा राइट डेफिनेशन। इसमें एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं आप, ये भी सुन लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज नॉट टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। यानी आप कई बार क्वेश्चन को निगेट भी कर सकते हो कि ये नहीं है, ये है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी एक तरीका है कि इट इज नॉट सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऐसे निगेट करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा बचपना वाला लगता है इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता, बट इफेक्टिव तरीका है बहुत, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं बोल दिया ऑब्जेक्टिव क्या है, हेलो, बट मैं हमेशा एक्स इज इक्वल टू वाई कंसेप्ट पे आता हूं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट हो अपना, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिलता वो भी तो इलैबोरेट करो। सेकेंड पॉइंट, इन ऑडिट वी कैन नेवर ऑब्टेन, और नेवर ही चाहिए एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और इसी दिन के लिए नालायक को तुमको मैंने याद करवाया था, बोल बुला 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 के, बिकॉज ऑफ inherent limitation of audit। हंड्रेड परसेंट वेरी गुड। ऐसे 200, देखो इन्वेस्टिगेशन में ऐसे 200 कोट नहीं किया बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं था, बेसिक के ऊपर डायरेक्टली नहीं था, बट जहां ऑब्जेक्टिव की बात करेगा, जहां डेफिनेशन की बात करेगा, ऐसे 200 फेंक के मारना। क्या क्या क्या? हाँ, पूरा डेफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत लंबा नहीं है।
हाँ देखो, अभी देखो, इतना इतना छोड़ने का बचता ही क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एज पर AFRF। इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पूछा तो पूरा ऑब्जेक्टिव लिख लेना प्राइमरी। अब फिर से आ गया करेक्ट वाला क्वेश्चन, अब आएंगी मजा फिर से। नहीं, आईसीआई वाली बोलेगा कि स्मार्ट बच्चा है, डेफिनेशन पता है उसको। ओवर स्मार्ट तो तब हो जाता है जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ फिर ओवर स्मार्ट पता है कौन था? जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव लिखता वो ओवर स्मार्ट होता। अरे मुझे सेटिस्फेक्शन में मजा आ रहा है, पता है फर्स्ट क्लासेस में मैं एक एक आंसर ऐसे लिखवा रहा हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी अंदर से बहुत। ओके डन भाई, बहुत टाइम दे दिया भाई, मेरा तो लिखना कब का हो गया। चलो, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ स्टेटमेंट। सही की गलत है? सही है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कम नहीं कर सकते, बात तो सही है, पर्पस है भाई कि अपने को कॉन्फिडेंस एनहांस करना है। सही है ना? अब इलेबरेट कैसे करेंगे बताओ। देखो, जब हो रहा है कि तुम अपना पर्पस ये है, अब पर्पस के ऊपर जबरदस्ती ऑब्जेक्टिव भी नहीं घुसा सकते। ठीक है, हमारा पर्पस है कि हमको कॉन्फिडेंस डालना है, राइट? अब ऐसे केसेस में पता क्या करो, कैसे करेंगे वो लिख दो इलाबरेट करने के लिए। नहीं, एडवांटेज नहीं हो गया, एडवांटेज नहीं है ये। हम यूजर का कॉन्फिडेंस कैसे कैसे बढ़ाते हैं? ठीक है, हाँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर हम लिख सकते हैं कि हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम मेंशन कर सकते हैं कि वी इंश्योर, ठीक है, कि फाइनेंस स्टेटमेंट किसी को मिसलेड नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ, तो उस एंगल से पकड़ कि हम लोग खुद रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं रिपोर्ट देने के पहले, राइट? या हम इंश्योर करते हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट किसी को मिसलेड नहीं करना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे। डन। तो करेक्ट है, तो इलाबरेट करो कि करेक्ट क्यों है, मेरे सेंटेंस में करेक्ट क्यों है, पर्पस ये क्यों है। ओके, करेक्ट ये तो स्टार्ट करके भी लिख सकते, लेकिन स्टार्ट करके सेम सेंटेंस लिखना ना हमेशा बोरिंग होता है। तो फिर सेकंड तुम अपने को देखो, स्टार्ट करके हम सीधा फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट सेंटेंस हम पूरा पूरा वही लिखेंगे ना। दिस इज ऑलवेज बोरिंग, फर्स्ट सेंटेंस हमेशा वही का वही लिखना है, हमेशा बोरिंग, अनलेस उसमें आपको चेंज नहीं करते। तो इसको सेकंड सेंटेंस पे लेके आना, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? इन ऑडिट वी परफॉर्म वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स। In audit, we perform various audit procedures. Obtain sufficient and appropriate. अच्छा, बाय द वे, sufficient and appropriate audit evidence को मैं आगे जाके ये लिखूंगा, आपको बुक में कहीं लिखना है ऊपर लिख देना, या रजिस्टर में फर्स्ट पेज आप यूज कर सकते हो निमोनिक्स के लिए। फिर से SAAE दिख रहा है आप सभी को गाइस? तो आपके रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिख देना SAAE सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट में। सारे सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिख दिया करो, कि आगे जाके कंफ्यूजन हो कि AP क्या है तो ऑडिट प्रोसीजर्स है, SAE क्या है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है। इन ऑडिट वी परफॉर्म वेरियस ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेन RA क्या है? and only then express our opinion on financial statement.
we also ensure financial statements should not mislead anyone. हाँ बोलो. नहीं लेकिन ये कैसे करते हैं वो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ. वो एडवांटेज लेकिन कैसे करते हैं. नहीं मतलब हम कैसे कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करते हैं. मैं वो लिख रहा हूँ कि भाई हम लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सफिशिएंट अपने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, तभी जाके ओपिनियन देते हैं. हम ये भी इंश्योर करते हैं कि भाई फाइनेंस स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहा है किसी को, राइट. तो ऐसे मॉडल में तो ये बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मॉडल का आंसर में मजा नहीं आया. थर्ड पॉइंट. दिस इन्फ्यूजेस, देखा थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया. कॉन्फिडेंस in users of financial statement. Okay guys, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. और मैं धीरे धीरे सबका पार्टिसिपेशन बढ़ाऊंगा, जितने भी लोग लाइव है सबसे पूछवाऊंगा. आगे हम धीरे धीरे और ये वर्क करने वाले हैं. अभी मैं आपको बेसिकली बता दूं एक बार. नेक्स्ट टाइम से आगे जाके मैं आपको और सबसे पूछना चाहूंगा, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो ना, आपकी गलतियां अपने आप ठीक होती रहेंगी, राइट. मैं फिर से बोला, मेरे क्लास में कोई शर्म वरम वाली बात नहीं. गलत है सही है कुछ वो शर्म वाली बात नहीं, गलती सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं है. The auditor's opinions help determination of true and correct view. हाँ, true and fair view of financial portion operating results of enterprises. ठीक है. अब गलत है ना, तो सही क्या है. हालांकि आप सेम सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम सेंटेंस यूज करना इज वेरी बोरिंग, राइट. तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू कहाँ पढ़ा है अपन ने, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है ना. ऐसे 200 कोड करो, इनकरेक्ट है ये. ऐसे 200 कोड करो गाइस, और हिंट में लिख दो राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. इसको थोड़ा सा आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड करेक्ट व्यू, बट टू रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू. Basic objective is not to report on true and correct view, but true and fair view. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सीधा ही x इज इक्वल टू वाई आ गया. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव x डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर, सही है क्या. इनकरेक्ट. ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये क्या है. फर्स्ट पॉइंट डिटेक्टिंग, मेरे साथ जल्दी लिख गाइस. डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर इज अर
और तुमको मैं हमेशा सेंटेंस रिपीट करवा ताकि तुम लिखो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव although it is एक नंबर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे 200 छोटी सी बात है, बस लोगों को साइंस के नंबर याद नहीं होते। हमको याद है, हम लिख रहे हैं ना, ये वैल्यू ऐड कर रहा है। अभी हमको लगा चिल्लर क्या है, ऐसे 200 तो याद ही हो गया। कई लोगों को ऐसे 200 याद भी नहीं रहता। बट क्या आपको ऐसे 320 याद है? मटर्निटी ऐसे 320 नहीं नहीं याद आएगा। 700 सीरीज में 5 स्टैंडर्ड आपको याद आएंगे अच्छे से। आप समझ नहीं पा रहे ना। मैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्लास में आपको 700 याद करवा सकता हूँ। हेलो, तो 60 लेक्चर में कितने बार क्रॉस रेफरेंस में आपको बोलवा दूंगा मैं। आप टेंशन मत लो, आपको स्टैंडर्ड के नाम याद आएंगे सारे। बहुत आगे बढ़ेंगे। और पता है ऑडिट कैसे खास बात क्या, ऑडिट इज वन चैप्टर, राइट? वन चैप्टर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। ये लॉ नहीं है कि एक मैनेजमेंट के ऊपर है तो एक चार्जेस के ऊपर है तो एक ऑडिटर के ऊपर है। नहीं, ऑडिट एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा प्रोसेस है, राइट? तो बीच बीच से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कितने बार आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने बार आएगा, ओपिनियन कितने बार आएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू तो तुम परेशान हो जाओगे इतने बार आएगा। ओके एवरीवन, द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो, टर्म्स एंड कंडीशन कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ऑडिट। सर ये क्या है, समझा नहीं। देखो गाइस, ये आगे आएगा आपको, थर्ड चैप्टर में आएगा आपको ये पॉइंट। बट जब भी हम अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, राइट, सबसे पहले क्लाइंट के साथ में बैठते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन एक लेटर पे लिखते हैं। सुनना नया चीज सिखा रहा हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आगे आएगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन हम एक लेटर पे लिखते हैं सब लोग। उस लेटर का नाम है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या बोला मैंने? तो बेसिकली ऑडिट इज एंगेजमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। इट्स एंगेजमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, ठीक है? उसे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। ओके एवरीवन, तो जो हम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, क्या उससे हम स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है वो स्कोप के एम्बिट के अंदर ही करना है। क्योंकि स्कोप आप डिसाइड नहीं करते, स्कोप स्टैच्यूट डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करता है, राइट एवरीवन? नो प्रॉब्लम जितेश, ठीक है? तो हाँ, कोई नहीं कोई नहीं नहीं, आप स्कोप स्कोप जो है वो इसने दिया, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते स्कोप को। आप विद इन द एम्बिट एक्सटेंड कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जैसे लॉ में लिखा है कि 20 ओवर की मैच है, ठीक है? तो आप वो 20 ओवर की मैच ही देंगी, उसके अंदर बाय लॉस आपको जितने बनाने बना दो, लॉ के एम्बिट के अंदर। वही हो गया ना, कंपनी लॉ में जो लिखा है वो लॉ है। अब वो करने के लिए आपको जितने भी बाय लॉस बनाने, आप एमओए में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी लॉ को वॉलेट नहीं कर सकते, वैसा है। ओके, ये क्या है? एपी मतलब क्या होगा? एक्सीडेंट पॉइंट, ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। ओके, ठीक है? हाँ, तो द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ऑडिट। सब लोग मेरे साथ में? इनकरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप पढ़ लिया ना अपन ने, वो भी तो आ गया, कुछ नहीं है। हाँ, द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ऑडिट। टर्म्स कैन नॉट, ये फर्स्ट पॉइंट है, restrict scope of audit. This is because
scope is determined by statute. statute का मतलब होता है law. This is because scope is determined by statute. An audit should be performed in ambit of scope. An audit should be performed in ambit of scope determined by decided by statute. क्योंकि ऊपर मैंने determined word ऑलरेडी यूज किया था, इसलिए मैंने सेकंड टाइम decided word यूज कर दिया. छोटी छोटी बातें होती है गाइस. नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंस्टेंट को मेंशन करना पड़ता है. वो आपने एकदम बेसिक पढ़ा हुआ है. नहीं, आप सही हो, एकदम बेसिक पढ़ा हुआ है. ठीक है. एक्चुअल लॉ पता है क्या है? सुन लो, अभी आपके अंदर वो कीड़ा आएगा. ठीक है. एक्चुअल लॉ क्या है? अगर किसी ने आपके स्कोप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है, यानी आपको स्कोप को परफॉर्म नहीं करने दिया, राइट, तो उससे क्या होगा? आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा. क्योंकि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा तो आप रिपोर्ट को ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हो. और मॉडिफाइड रिपोर्ट में आप मेंशन करते हो, सिंस वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, तो मॉडिफाइड हो ही गया. नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप अलग है, वो कंस्ट्रेनमेंट अलग है, दोनों अलग है. ओके गाइस, लंदन लंदन तो बहुत बढ़िया चल रहा है. हेलो गाइस, अब कुछ नहीं करना है अपने को. ठीक है, एक सेकंड, कुछ नहीं करना है अपने को लेना है मस्त. चलो एवरीवन, सो फाइनली आज आपको मालूम पड़ेगा कि 5-5.5 साल की इतनी मेहनत करने के बाद भाई हम ऑडिट कर रहे हैं. ठीक है, बट उसके बाद भी हम लोग को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता. गुस्सा आएगा? अरे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताए मेरा मन क्या करता है जब मुझे मालूम पड़ता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना ऑडिट करने के बाद भी, इसका सीए बनने के बाद भी ऑडिट में हमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता. तो मेरा मन करता है कि ठीक है, सीधा जाके क्लिफ से कूदी जाओ, सीधा जाके क्लिफ से कूद जाओ. तो निमोनिक वही है, जंपिंग फ्रॉम क्लिफ. इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को देख के विल बी जंपिंग फ्रॉम क्लिफ. ओके एवरीवन, और उसमें बाद में आएंगे. सो देखो, सेंटेंस पे ध्यान रखना. एज पर एसे 200 अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सभी लोग. एज पर एसे 200. अब ऐसे का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को ऐसे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम ऑडिट रिस्क को 0 नहीं कर सकते. एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ठीक है, इससे एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी बन जाता है. बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ठीक है, हमको जो एविडेंसेस मिल रहे हैं गाइस, दोज आर परसुएसिव. दिख रहा है क्या ये? रादर देन कंक्लूसिव. तो इससे एक सेंटेंस लिखो ऊपर, ऑडिट एविडेंसेस वी ऑब्टेन आर persuasive rather than conclusive. इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इस पे आपका करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. persuasive rather than conclusive. I hope all of you understand what do you mean by persuasive. persuasive मतलब जो परसूट करता है, जो कन्विंस करता है कि हाँ भाई ऐसा होगा, राइट.
ठीक है, बट कंक्लूसिव नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है 100% कि ऐसा ही होगा। सेम कहानी है ना कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है, रीजनेबल एश्योरेंस हाई है, परसूट तो करता है भाई, ठीक है, बट एब्सोल्यूट नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। ओके, अगर एविडेंसेस कंक्लूसिव होता तो उसके बेसिस पे जो एश्योरेंस मिलता है वो भी तो एब्सोल्यूट होता गाइस, ठीक है। तो मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वो क्या क्या रीजन है जिससे हमको कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता। ओके एवरीवन, ठीक है, तो वो हम देखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है, देखो हेडिंग का नाम देखना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय हमें मैनेजमेंट का जजमेंट इवेल्युएट करना पड़ता है, हमारे स्कोप में है क्या गाइस? हेलो, हमारे स्कोप में ना कि हमको मैनेजमेंट के जजमेंट से इवेल्युएट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? बट मैंने पहली बात किया था, मैनेजमेंट जजमेंट वहां पे करता है जहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, राइट? तो हमने मैनेजमेंट से पूछा भाई तुमने 20% प्रोविजन फॉर बैलेंस डाउटफुल डेट्स क्यों बनाया? ठीक है, तो उन्होंने बोला क्योंकि देखो पिछले 3 साल का जो एवरेज है उसके हिसाब से, ठीक है, 18 to 22% के आसपास, 20% के आसपास ही हो रहा है, इसलिए हमने इस साल भी 20% रखा। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ये गारंटी है इस साल 20% ही बैड डेट्स होंगे? खासकर पिछले 1-2 साल में देख लो, अब विद चेंजिंग सिचुएशन इन मार्केट एंड बिजनेस, ठीक है, पोस्ट कोविड, ठीक है, बैड डेट्स बहुत बढ़ गए गाइस। दूसरा ना, एक जमाना था जब जबान पे धंधा होता था, हर एक को बहुत वैल्यू थी अपने जबान की, राइट? बट आजकल वो भी नहीं बचा, आजकल अच्छे अच्छे लोग भी फ्रॉड करते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी पैसे डुबा देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए मैनेजमेंट क्या अप्लाई करता है? जजमेंट। बट उन जजमेंट में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होती है? हाई होती है। मतलब ठीक है, मैनेजमेंट का जो बेसिस है एकदम सही है कि पिछले 3 साल में 20% पैसे डूबे तो इस साल भी 20% रख दिया, एकदम सही है, ठीक है, बट ये परसूट तो कर रहा है कैसा होगा, लेकिन कंक्लूड कर रहा है क्या? नहीं। जब कंक्लूड ही नहीं कर रहा है, क्या हमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल रहा है? नहीं। ओके एवरीवन, ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। देखो, मैनेजमेंट एंड अदर्स डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने समय हम कई बार जहां पे भी हम डाउट होता है क्लाइंट से या उसके एम्प्लॉय से पूछते हैं बताइए कहां से आया। ओके एवरीवन, इसकी क्या गारंटी कि वो सही बोल रहे हैं? कोई गारंटी है कि हम वो लाई डिटेक्टिंग मशीन लेके जाते हैं? रुक रुक, आंसर मत दे, पहले लगा हाथ में, ठीक है, अगर सही बोल रहा है तो ग्रीन लाइट जलेगी, गलत बोल रहा है तो रेड लाइट जलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एविडेंस है, इट्स ओरल एविडेंस। हेलो गाइस, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कंप्लीट है या करेक्ट है। यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम रिपोर्ट दे रहे हैं। जब हमारा इंफॉर्मेशन ही 100% एक्यूरेट नहीं है तो भाई जो हम रिपोर्ट देंगे क्या 100% एक्यूरेट होगा? तो पूरा ऑडिट होने के बाद कहीं ना कहीं दिल पे एक मलाल रहता है कि यार वो कुछ कुछ चीजें पूछी गई थी, अगर उन्होंने फ्रॉडुलेंटली झूठ बोला होगा तो वो तो भाई गड़बड़ हो सकती है। जब मन में मलाल है, डाउट है, 100% एश्योरेंस नहीं है, मतलब ठीक है हमारी ऑडिट में क्या है, लिमिटेशन है, राइट गाइस? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? कम ऑन एवरीवन, बोलते आओ। फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल। एक बात समझ लो, ठीक है, चलो आप मेरी कंपनी के ऑडिटर हो गाइस, ओके, अपने ऊपर लोग देखो कि आप ऑडिटर हो, मेरी एंटिटी है, राइट? आप मेरे एक्सपेंस चेक कर रहे हो, एक्सपेंस चेक करते समय आपने देखा पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो आप किससे कंफर्म करोगे कि मेरे पेट्रोल एक्सपेंसेस सही है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप पेट्रोल बिल से चेक करोगे, ठीक है, बट हाँ, नहीं, बिजनेस वाले पेट्रोल बिल मेरे पापा लेते हैं, हर पेट्रोल बिल लेते हैं, पेट्रोल बिल्स लेते हैं, बिकॉज उन लोग को आगे वो एक्सपेंस वाउचर में क्लेम करना पड़ता है ना, वो लोग भी पेट्रोल बिल्स लेके कंपनी में जाके वो क्लेम करते हैं, राइट एवरीवन? ठीक है, अपन लोग नहीं लेते, लेकिन अपन लोग क्या, अपन पेट्रोल भरा लेते हैं, अपना थोड़ी बिजनेस है, लेकिन नॉर्मली जिसका ऑडिट होता है ना वो लोग लेते हैं पेट्रोल बिल्स, राइट?
तो वर्स्ट केस में आप लोग क्या करोगे, पेट्रोल बिल ही लोगे। हेलो, क्या आपको पता है कि पीछे जाके मैंने उसको 200 रुपये दिए और उसने मुझे अलग अलग डेट पे कम से कम 20,000 रुपये के पेट्रोल बिल बना के दे दिए हाथ से। सब चलते हैं क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉनिक, आजकल नया सिस्टम बन गया बाय द वे कि मशीन से निकलता है, बट हर जगह नहीं है, हर जगह वो सिस्टम नहीं है अभी भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो मैंने यहाँ पे फ्रॉड किया, पर एक बार समझो, अगर मैंने फ्रॉड किया तो फ्रॉड को छुपाने की हर मुनासिब कोशिश भी तो की होगी ना। इज इट क्लियर? याद रखना, क्योंकि फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मुझे याद चाहिए हर बार के लिए, और ऑर्गेनाइज स्कीम है। फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज स्कीम। तो कई बार उसके जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। दिख रहा है गाइस? इस पर ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है अलग से। फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज स्कीम, क्योंकि सामने वाले अगर फ्रॉड किया होगा उसको छुपाने के लिए हर मुनासिब कोशिश किया होगा। और ऐसे केस में तुम ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर एक फ्रॉड या एरर को अनर्थ करे। अनर्थ मतलब हिंदी वाला अनर्थ नहीं, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला अनर्थ ढूंढ के निकाले। ओके एवरीवन, ठीक है? तो ये भी हमारा लिमिटेशन हुआ कि नहीं हुआ? देखो मॉडल में एक क्वेश्चन आया, oil does not provide absolute assurance, discuss how nature of oil procedure itself is one of the reason। देखो nature of oil procedure दिख रहा है क्या? तो इसके अंदर आपको दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, I इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट और F फ्रॉड वाला पॉइंट। ओके, मॉडल का क्वेश्चन है, और पिछले मॉडल में नहीं था, इस बार आया नया क्वेश्चन, तो आ सकता है एग्जाम में। ए, आगे बढ़ू। कोई मुझे पूछता है भाई तुमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिलता? मैं उनको वही बोलता भाई हमारे पास पावर ही क्या है, हम ऑडिट कर सकते हैं क्या, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या, हम सर्च कर सकते हैं क्लाइंट केस में, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिमिटेशन है कि भाई हमारे पास हम ऑडिट तो कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास वो लीगल पावर ही नहीं है, हम सर्च नहीं कर सकते। लिखो यहाँ पे, कैनॉट सर्च, cannot seize, seize documents, we cannot search, we cannot seize documents, SCIZE, seize। उससे सेम सेंटेंस जो मैंने ऊपर भी देखा था, इन्वेस्टिगेशन डेफिनेशन याद है सभी को? इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। यहां पे हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, याद है ना? सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं। तो एल से हमारे पास लीगल पावर ही क्या है भाई, हम ऑडिट तो कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी बात के बहुत तह तक नहीं घुस सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पावर्स हमको रिस्ट्रेन करते हैं वहां पे, राइट? जितना लिमिटेड पावर्स है उसमें हम चेक कर रहे हैं। और इसका एक सेंटेंस बताया मैंने, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड पॉइंट है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन क्लासी लगेंगे आप बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम है कि ठीक है चलो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पॉइंट है। आगे वाला रो देगा, बोलेगा क्या कर दिया इसने अभी। नेक्स्ट, अ सीए इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स। ये मॉडल में क्वेश्चन है, बट ये थ्योरी क्वेश्चन टाइप नहीं है, ये करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन है। अ सीए इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट। हमको स्पेसिफिकली फ्रॉड ढूंढने के लिए ही बोला गया है गाइस। स्टेट विथ रीजंस वेदर इट इज एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। चलो कौन अटेम्प्ट करेगा आंसर, बोलो। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जनरली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने का, राइट? हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्रॉड नहीं करते। तो स्पेसिफिक पर्पस के अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो, या इनको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि अगर हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए चेक कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन हो गया। हेलो गाइस, ठीक है? और
ठीक है, ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। हेलो गाइस, और ये रीजनेबल एश्योरेंस हमको ऑडिट में मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कोई रीजनेबल एश्योरेंस वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके एवरीवन, सो यहां पे मेंशन करो, हिंट ही लिखा रहा हूं मैं आपको, ऑडिट इज नॉट डन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। That is whether fraud exists or not. It is done through investigation. ये ऑडिट से नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन से हो रहा है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, we get reasonable assurance in audit which is not applicable for investigation। हम भाई रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट के लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैसे दिखा है प्रैक्टिकल तो इन्वेस्टिगेशन में आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि आप बिना एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिए वो नहीं करते हैं। वो भी लिखता है विच रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इन्वेस्टिगेटर का तो इन्वेस्टिगेटर का ही काम होता है वो, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप अलग से ऑडिटर को भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, आप स्पेसिफिक पर्सन है जो उससे वर्स है, उससे क्वालिफाइड है, उससे भी कर सकते हैं। वैसे लोग नॉर्मली सीए लोगों को ही हायर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो चेक करने के लिए सीए लोगों को ही हायर करते हैं, बट वो फिर ऑडिटर नहीं होता, वो इन कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्वेस्टिगेट अगर गवर्नमेंट के पास चलेगा तो फिर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज होती है, इंस्पेक्टर्स होते हैं। अगर बड़ा फ्रॉड है तो SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होते हैं। छोटे छोटे फ्रॉड अगर गवर्नमेंट देख रही है तो फिर वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगी, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही CAG को दे सकती है, केस फॉरवर्ड कर सकती है, या फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके केस में, उनको कर सकते हैं। एंटिटी खुद कर रही है तो CS के थ्रू करवाते हैं। मेरे को पता, अगर तू माइक को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे ही बोला तो देखता तेरी आवाज कितनी आती है। छोड़, बोल। होती है, बट इन्वेस्टिगेशन हम नहीं पढ़ रहे, हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, मतलब हम ऑडिट के एंगल से देख रहे हैं। एग्जैक्टली, फॉरेंसिक फॉरेंसिक ऑडिट्स में इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग। वेल सेड। ओके एवरीवन, नेक्स्ट देखो, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखो ये देखो क्या बोलते हैं, आप एंटिटीज एंट्री करती है साल भर, और साल भर एंट्री करने के बाद में आप हमको बुक्स अकाउंट्स देते हैं। ठीक है, और हमको बोलते हैं कि भाई हमको सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट देनी है, एजीएम आने वाला है हमारा, उसके 21 क्लियर डेज पहले ऑडिट आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस के साथ में आपको ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। यानी इफेक्टिवली आप लोगों के पास में 3-4 महीने का काम टाइम बचा ऑडिट करने के लिए। हेलो गाइस, तो एक टाइम इशू आ गया। दूसरा गाइस, कॉस्ट कैन ऑल्सो बी अ इशू। आप सोचो, ठीक है, ये 3-4 महीने के अंदर पूरा चेक करना है, हमको एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं, उनके जाने आने का पेट्रोल का खर्चा, ऐसे क्लियर। तो कई बार ना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता ऑडिट, एंड इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट चेकिंग कर लेते हैं। फिर टेस्ट चेकिंग को ही बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग।
इसमें हम थोड़ा बहुत चेक करते हैं और पूरे के लिए ओपन इन्फॉर्म करते हैं। इसमें पूरा चैप्टर है आपको, इन चैप्टर के अंदर एक पूरा एक पार्ट है। पहले एक चैप्टर हुआ करता था, अभी एक चैप्टर के अंदर पूरा पार्ट है सैम्पलिंग। और मुझे बताओ गाइस, जब हम 100% चेक ही नहीं कर रहे, हेलो एग्जैक्टली, तो क्या हमको एब्सोल्यूट मिल सकता है? द आंसर इज नो। रीजनेबल आता है ना, हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। सैम्पलिंग जब आप करोगे तो आपको ऐसे 530 फॉलो करना पड़ता है। ऐसे 530 में बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत चेक करके भी पूरे के मजे कैसे ले सकते हो। थोड़ा चेक करके पूरे के मजे, हेलो ओके। उससे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर आता है ये नोट। ये नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, A+ लिख देना, खासकर MCQs या ट्रू और फॉल्स के लिए। और सेंटेंस को क्या बढ़िया बोला हुआ है, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑल्ट प्रोसीजर, खासकर वहां पे जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम सैंपलिंग में क्या कर रहे हैं, जहां पे ऑल्टरनेटिव है वहां पे हम ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, राइट गाइस। और आप ये नहीं बोल सकते कि भाई टाइम कम है मेरे पास तो मैंने कोई ऑल्ट प्रोसीजर ओमिट कर दिया। हाँ, अगर कोई पेचीदा प्रोसीजर है उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर इजी ऑल्टरनेटिव, राइट, ठीक है। बट जहां पे ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्या हम कोई छोड़ सकते हैं प्रोसीजर? नहीं। ये वही बोलता है कि डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ ऑल्ट प्रोसीजर। मैं अभी से बोल रहा हूं आपको, करेक्ट इनकरेक्ट मैं आपको टेस्ट में देने वाला हूं, ये मैं याद रखना, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। खासकर कहां ओमिट नहीं कर सकते, कम ऑन एवरीवन, जहां कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। नीचे लिख सकते हो, इफ देयर इज ऑल्टरनेटिव we can omit and perform replacement procedure। अब रिप्लेसमेंट प्रोसीजर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टाइम नहीं चेक करने का, ठीक है, जितने मेरे सप्लायर से मुझे परचेज चेक करना है, क्रेडिट परचेज, सीधे सप्लायर सबसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लूंगा, तो हर एक ट्रांजैक्शन चेक करने का टाइम बच गया मेरा, सीधा अमाउंट कंफर्म हो गया, ओपनिंग बैलेंस कंफर्म हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म हो गया। सैम्पलिंग देखो, जो एंटिटी में गलती होने, रोमम बताऊंगा आपको आगे, जो एंटिटी में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट, हम वहां पे सैम्पलिंग अडॉप्ट ही नहीं करते। अगर सिस्टम अच्छा है, गलती होने चांसेस कम है, तो हम सैम्पलिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। जहाँ सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन से हम सैम्पलिंग, जैसे परचेस हो गया, परचेस ऑलमोस्ट अगर आपको लग रहा है सारे सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10% चेक करेंगे और पूरे के लिए ओपिनियन फॉर्म करेंगे, दैट इज सैम्पलिंग। तो जहाँ होमोजेनस यानी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है वहाँ कॉमन है, ठीक है। हर मंथ से 10% ट्रांजैक्शन चेक कर लो, अगर 10% टाइम है आपके पास में, बट उससे कुछ रूल्स है कि हर जगह हम सैम्पलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें भी अगर परचेसेस के भी नेचर अलग अलग टाइप के, 4 अलग अलग टाइप के परचेस है, तो फिर हमको चारों में से कुछ कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ऐसे भी रूल्स है। ओके एवरीवन, लास्ट पॉइंट। अब देखो, फ्यूचर इवेंट्स, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, emergence of new business, ठीक है, और प्रोडक्ट्स, और ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट्स। देखो, emergence ऑफ न्यू बिजनेस यानी क्या, ठीक है, ऑल टुगेदर को नया बिजनेस आ गया जिसने आपको बहुत कंपटीशन दे दिया, तो आप जा सकते हो। नंबर 2, emergence ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। बेस्ट एग्जांपल है इसका नोकिया। देयर वाज दिस टाइम कि आपके पास अगर नोकिया का फोन नहीं है, मतलब आप गरीब हो, ठीक है, या फिर आप छपरी हो, बिलीव मी, ठीक है, लोग चाइना के मॉडल्स अगर आप हाथ में लेते थे तो बोलते थे चाइना वाला फोन यूज कर रही है, ओके। बट चाइना वाले फोन उन्होंने क्या लेके आया, उन्होंने एंड्रॉइड मार्केट लेके आया, और नोकिया रिजिड था, एंड्रॉइड मार्केट की हमको कोई जरूरत नहीं है, एप्स क्या है, हम जो एप्स दे रहे हैं इनबिल्ट वही काम करें, राइट। नोकिया फेड अवे हो गया। दो ही ऑप्शन बताया था, तो आप आपकी एंटिटी सीज हो जाती है,
या फिर आपको टेक ओवर कर लिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया नोकिया को। हेलो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सम एडवर्स इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आग वाग लग गई, बहुत ज्यादा, बहुत हेवी लॉसेस हो गया आप लोग को, वो लॉस आप कवर ही नहीं कर पाओगे, आपके पास इंश्योरेंस नहीं था। अब आप बोलोगे सर हम ऑडिट में चेक करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट जो हो चुका है। हेलो, तो फ्यूचर इवेंट वाला पॉइंट आया ही क्यों? क्योंकि गाइस, ठीक है, एस ऊपर लिखो, एज पर ऐसे 570 ऑडिटर ऑल्सो हैज टू एंश्योर वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, याद करो 11-12 के दिन बचपन के सीबीएसई के, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फाउंडेशन में था, 3 थे। कौन कौन से दीदी बताओ? गोइंग कंसर्न, एक्रोल बेसिस, मैंने सीरीज ने बता दिया तीनों आंसर। हाँ, गोइंग कंसर्न, एक्रोल बेसिस और कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट टाइम याद नहीं आया ना तो याद करना सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। हेलो, ठीक है, तो एज पर ऐसे 570 ऑडिटर ऑल्सो हैज टू एंश्योर वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट। इन फैक्ट गाइस, आपका जो बेसिक ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें एक पैराग्राफ है अलग से, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, जिसमें अगर कोई मुर्गा है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मुर्गा है, इसे क्लियर, ठीक है, तो आपको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये उस एंगल से पॉइंट है कि फ्यूचर इवेंट के लिए, ठीक है, हम फ्यूचर इवेंट के बारे में एकदम डिसाइसिवली कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस के हिसाब से, ठीक है भाई, गड़बड़ी हो सकती है। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, अब निकालो रजिस्टर। हेडिंग दो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। एकदम शॉर्ट में भी पॉइंट लिखा गया, तो क्योंकि एकदम बहुत जनरल पॉइंट्स है ये, तो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, निमोनिक क्या था? जंपिंग फ्रॉम क्लिफ। पहले ये था जंपिंग फ्रॉम क्लिफ इन द मॉर्निंग, बट मॉर्निंग वाले पॉइंट हटा दिए गए नए सिलेबस में। ओके, सो जे, जे से है जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मेरे साथ लिख के चलना। बाय द वे, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट का जो हेडिंग पॉइंट क्या था, वो था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? ये पॉइंट भूलना मत गाइस, वरना उसको जजमेंट समझेगा ही नहीं वैल्यूअर को। वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू इवैल्यूएट, कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। सी से क्या है? कॉस्ट एंड टाइम। ड्यू टू लेस टाइम एंड कॉस्ट, हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ता है गाइस? हाँ, टेस्ट चेकिंग, एक ही बात है।
जजमेंट मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट एंड टाइम हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्लिफ, जंपिंग फ्रॉम क्लिफ। एल से क्या है? लीगल पावर, वी कैनॉट इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते। हाँ, आई से क्या था? इंफॉर्मेशन। क्लाइंट यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज may give us wrong information। हाँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोनों कवर हो गया। रॉन्ग में कंप्लीट भी और करेक्ट भी, दोनों भी इसके अंदर कवर हो गया। पांचवा पॉइंट क्या था? एफ से क्या था? फ्रॉड। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। क्यों? कमान, वो 2 बार बता देना आपको फ्रॉड के लिए। कमान गाइस, एन ऑर्गेनाइज, बिकॉज इट इज अ, ये बहुत जरूरी है 2 वर्ड, ऑर्गेनाइज एंड सोफिस्टिकेटेड। स्कीम। अच्छा, आई और एफ ये दोनों पॉइंट मिला के पता क्या था? हेडिंग। एक था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो आपको ये दोनों हेडिंग लिख के फिर ये दोनों पॉइंट उसके अंदर लिखने पड़ेंगे, समझा क्या? जैसे ये वाला हेडिंग लिख के उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, जजमेंट वाला पॉइंट। और एफ 2 थे, एफ स्क्वायर कर देना उसको, बुक के अंदर भी। ऊपर तो किया है मैंने, एंड दैट इज फ्यूचर इवेंट। एंड दिस क्वेश्चन इज ए प्लस। अपने रजिस्टर में ए प्लस कर देना। इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, इसमें थ्योरी क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है, ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीव, बिकॉज देखो चेंज आया उस क्वेश्चन में। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मॉडल में चेंज भी किया हुआ है। दिस इज ए प्लस कंसेप्ट। चाहे उसमें एमसीक्यू पूछो, ट्रू और फॉल्स पूछो, या थ्योरी क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिकल नहीं आता बस उसमें। प्रैक्टिकल वाला कंसेप्ट ही नहीं, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, थ्योरी। जिस दिन लिखने वाला क्लास होता है उस दिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्लास। दो घंटे अपने हो ही जाते हैं। हम्म। बाकी लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 5 4 3 2 1 गो। अब देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे टाइप क्या है, जल्दी फास्ट।
लिमिटेशन मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन सबको समझेगा। देखो ऑडिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट टू जीरो, ठीक है। इतना मैं बोला बड़ा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं, सीधा लास्ट सेंटेंस पढ़ना। दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन किसके ऊपर है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इसको अंडरलाइन करना है इस प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल मतलब वही पॉइंट है। अभी देखो क्वेश्चन, इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन काट देना। जो मॉर्निंग वाला पॉइंट था ना वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे, बट आप वो काम वो हट ही गए, आपके सिलेबस में नहीं है वो। ये क्वेश्चन काट ही दो, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट अब काम का नहीं है। अब देखो गाइस, लास्ट सेंटेंस देखो, मैनेजमेंट अलिजेस दैट इट इज अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर, राइट। इससे क्वेश्चन नहीं समझ रहा। उसके थोड़ा ऊपर वाला सेंटेंस देखो, देयर आर फाउंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन फाइनेंस स्टेटमेंट वेयर व्हिच वर नॉट नोटिस। अभी भी नहीं समझ रहा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फ्लो देखो। DFN कंपनी CA successfully carried out audit of Shree Garments for financial year 21-22. After the completion of audit, were found material misstatement due to fraud in finance statement which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it is a failure of part of auditor. ठीक है, तो सीधा आपको लिखना है फ्रॉड वाला पॉइंट। फ्रॉड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे कि भाई फ्रॉड क्या है? ऑर्गेनाइज और सोफिस्टिकेटेड स्कीम है। फ्रॉड कैसे आप ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर एक फ्रॉड को ढूंढ के निकालेगा, डिफिकल्ट है। इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, फ्रॉड वाला पॉइंट है ना। वैसे मैं आगे लिख रहा हूं डिस्कस लेटर, क्योंकि इस पे और एक पॉइंट आएगा, ऐसे 240 लिख के रखना बस। ये इनकम्प्लीट है, आधा पॉइंट है, वो फ्रॉड देख के इधर डाल दिया गया है, लेकिन वो इसका क्वेश्चन नहीं है। ये पॉइंट एकदम सही है और हम आंसर में वो यूज भी करते हैं, बट और भी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको ऐसे 240 में पढ़ाया जाएगा आगे फ्रॉड में। नेक्स्ट, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट itself a valid basis for auditor to omit a audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive. गाइस, जब भी क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले बोलना पड़ता है कि भाई स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको लिखने के लिए, ओके। तो क्वेश्चन करेक्ट है, इसको फिर रिपीट करना पड़ेगा एक बार आपको, फिर मेंशन करना पड़ेगा वो टाइम एंड कॉस्ट वाला पॉइंट, यस। और फिर वी कैन नॉट ओमिट वाला पॉइंट। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखो आरटीपी मार्च 23 में आया, मतलब मई 23 में एग्जाम में आना चाहिए था, चांसेस थे, मतलब वहां नहीं आया। नवंबर 23 में भी नहीं आया, बट आरटीपी उसमें आ चुका है रिसेंट, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट गाइस। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। कम ऑन सब लोग जागो, बस लास्ट 2 मिनट्स। However, it is quite possible that sometimes investigation results from prima facie finding of auditor. क्या सही बोल रहे हैं ना कि भली ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से अलग है, बट कई बार इन्वेस्टिगेशन शुरू ही होता है किससे? ऑडिट से, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एकदम शॉर्ट में दे रहा हूं हिंट। पहले तो हिंट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। मेंशन करो कि हम ऑडिट में क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं। पहली बात तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना आंसर। फिर लिखो ऑडिट डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। बताओ कि भाई हाँ भाई ऊपर के हिसाब से ऑडिट क्या है, डिफरेंट है इन्वेस्टिगेशन से। फिर लिखो, अब लिखो मेरे साथ, ऑल्दो ऑडिट is not investigation, but since we report
ऑन रॉन्ग डूइंग्स फाउंड इन एंटिटी। क्योंकि हम रॉन्ग डूइंग्स पे रिपोर्ट करते हैं, इट कैन बी फर्दर एस्केलेटेड। देखो क्या बढ़िया वर्ड लिखा हुआ है, वो फर्दर एस्केलेट किया जा सकता है, विच फॉर्म्स बेस फॉर इन्वेस्टिगेशन। टेस्ट को हल्के मत लेना। हाँ, जब टेस्ट रहेगी तो पढ़ के देना अच्छे से, क्योंकि थोड़ा 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 कॉन्फिडेंटली पढ़ते जाओगे ना तो पूरा बनेगा अच्छे से। आप खुद देखो बहुत सारे पॉइंट है अभी अंदर अंदर। हाँ बिल्कुल करता है, उस पर एक पूरा स्टैंडर्ड है SS610 यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आपके सिलेबस पे भी है। निशांक का पूछना सर, जूम पे क्लास कब तक चलेंगी, बिकॉज नेट फ्लक्चुएट होता है तो क्लास नहीं चलती। ठीक है निशांत, अगर आपको नेट का इतना इशू है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो आप रिकॉर्ड लेक्चर भी देख सकते हो एवरीडे, बिकॉज जूम की जगह मैं जहाँ भी लाइव लूंगा वहाँ पे आपको नेट की कंसिस्टेंटली जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो जूम पे हो या कहीं हो। क्यों जूम पे डेटा ज़्यादा लगता है क्या? लाइव पे जूम पे ज़्यादा लगता है। नहीं वैसे मैं जूम पहले की कुछ अर्ली क्लासेस लेने वाला हूँ, बट उसके बाद भी मैं जो भी सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करूंगा फिर उस पर फिर वन वे कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन वाला इशू हो सकता है। देखता हूँ मैं। सेकेंड वाला इसमें डेटा कंजम्पशन में यहाँ पे कम लगता है क्या, गूगल पे कम लगता है क्या? हम्म। तो लाइव क्लास में सभी जगह वो लगने वाला है बेटा। अपना इंटरनेट का स्पीड बढ़ाओ, बेस्ट है, क्योंकि फिर मैं ऐप पे भी ले सकता हूँ, ऐप पे वन वे कम्युनिकेशन होगा, आपको मजा नहीं आएगा। अभी कितना ये बोरिंग बोरिंग चीजें भी हम लोग कम्युनिकेट करें तो कम से कम ईजी होती जा रहा है। नहीं तो डेटा कंजम्पशन के लिए फिर डेटा वो बढ़ाओ ना, तुम स्पीड बढ़ाओ, आगे के नीड है वो। Audit is a distinct from investigation. Investigation is a critical examination of accounts with a special purpose. For example, if fraud is suspected and is specifically called upon to check the accounts whether fraud exists, it takes characters of investigation. क्वेश्चन में समझ नहीं रहा क्वेश्चन क्या है, बट कहीं ना कहीं इससे समझ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया था ना, ये उसका आंसर है। कितना खुश हो गया, ये आंसर है एक्चुअली। वो साफ से सेटिंग करते करते वो क्या है, हिंट मतलब ये आंसर था। क्योंकि मैं नॉर्मली वही करता हूँ मैं, कि जैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको लिखने में डिफिकल्ट है, जैसे मैंने आपको भी पूरा लिखा दिया, तो मैं भी आपको नोट्स में वही दे रहा हूँ कि मैं लिख के दे रहा हूँ या फिर लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है ये लिखना आपको डिफिकल्ट जाएगा। ओके एवरीवन, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं, 8-9 है। आप लोगों के होमवर्क है, MCQ आप लोगों के होमवर्क है। कल की स्टार्ट हम क्लास स्टार्ट ही करेंगे किससे, MCQ करेक्टिंग करेक्ट। लिंक गाइस बहुत अच्छा है, अभी अगर हो सके प्लीज, ठीक है, थोड़ा 15-20 मिनट और रिलैक्स करके कर लो, इससे बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, 15-20 मिनट लगने वाले, बट बहुत अच्छी रिविजन हो जाएंगे आप लोग के। देखो इससे बहुत सारे MCQs पहले के भी दिए हुए हैं, यानी पहले के कंसेप्ट के भी दिए हुए हैं। ओके, तो ये आप लोग के होमवर्क है। कल देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं एकदम जबरदस्त वाला, जैसे कि अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, नया कंसेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। लिमिटेड अश्योरेंस क्या होता है, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, सारे नए कंसेप्ट है। रिव्यू क्या होता है, ऑडिट तो पढ़ लिया आपने, रिव्यू क्या होता है। लिमिटेड अश्योरेंस याद है आपको, मैंने अश्योरेंस के 3 टाइप बता के लिमिटेड छोड़ दिया था कि आगे आने वाला है, ठीक है, वो आ गया बस।
और कल मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। जैसे आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देखा है, राइट? ऐसे एसआरईस होते हैं, एसएईस होते हैं, एसआरएस होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास अच्छी रहने वाली, दमदार क्लास।